कहानी शुरू होती है एक 27 साल सैरिल से। सैरिल एक पहाड़ पे बैठी हुई, वो देखती उसके पैर में एक अंगूठे में चोट लगी हुई है। वो अपने जूते को उतारती हुई ये देखने के लिए कि चोट किस उंगली में लगी हुई। इसी बीच उसका जूता पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। ये देख के सैरिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में दूसरा जूता भी नीचे फेंक देती है। चलिए जानते हैं कि सैरिल ने अपना जूता पहाड़ से क्यों फेंका। हमें बताया जाता है कि सैरिल जब छोटी थी उसकी मॉम की कैंसर से मौत हो गई थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया ताकि उसने लोगों के साथ सेक्सुअली संबंध बनाना शुरू कर दिया। शादी के बाद भी उसकी शादी अच्छे से नहीं चल पाई, उसका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये किसका बच्चा, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के साथ उसका संबंध था और ना ही इस वक्त वो बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इसीलिए वो अपना एबॉर्शन करवा लेती है। सैरिल अपनी जिंदगी से पूरी तरह से टूट चुकी है, इसीलिए वो अपनी पूरी जिंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए और अपने दुखों से निकलने के लिए एक लंबी हाइकिंग करने के लिए सोचती है। दरअसल ये सजेशन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था, लेकिन सैरिल को हाइकिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो फिर भी वो अपना बैग पैक करती, लेकिन उसका बैग बहुत ज्यादा भारी होता है और वो हाइकिंग के लिए निकल पड़ती है। सबसे पहले वो लिफ्ट मांग के वो लिमानी डेजर्ट तक पहुंच जाती है, जहां से उसे अपना हाइकिंग शुरू करना है। उसे हाइकिंग करते हुए एहसास होता है कि उसका बैग बहुत भारी है। बैग को लेके चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बैग के अंदर सारी जरूरत की चीजें हैं और वो इन चीजों के बिना यहाँ पे एक दिन भी नहीं रह सकती है। इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है और कुछ ही देर के बाद उसे एहसास होता है कि वो हाइकिंग पे आके ये बहुत बड़ा गलती की है, लेकिन वो अब वापस लौट के नहीं जाने के लिए तैयार होती है। वो लगातार आगे बढ़ते जाती है और पूरे दिन चलते चलते शाम हो जाती है और वो एक जगह वो अपना कैंप लगा के बैठ जाती। उसके पास एक डायरी भी है, वो अपना सारा एक्सपीरियंस वहाँ पे लिखना शुरू कर देती। सैरिल अपने साथ स्टोव भी लाई हुई होती है, लेकिन वो स्टोव के लिए जो गैस लाना चाहिए था वो उसकी जगह दूसरा गैस ले आई थी, जिससे स्टोव नहीं जल सकता। उसे अपनी इस बेवकूफी की वजह से बहुत गुस्सा आता। अब यहाँ पे सैरिल रात को अपने टेंट के अंदर सो जाती है। इस पूरे बीहड़ में वो अकेली है और उसे यहाँ पे डर भी लगता है, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं हारती और वो अगली सुबह अपनी हाइकिंग फिर से शुरू करती है। वो उस भारी बैग को लेके धीरे धीरे चलती है और उसे जब भी भूख लगती वो कम से कम खाना खाती। अगर खाना खत्म हो गया तो उसे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और उसे इस बीहड़ में चलते चलते लगातार 8 दिन हो चुके हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दरअसल उसे लगा था कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये सफर उसकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल होता है और वो एक दिन चलते चलते एक फील्ड में पहुंचती है, जहाँ पे वो एक आदमी को ट्रैक्टर चलाते हुए देखती है। सैरिल भागते हुए उसके पास जाती है और उससे मदद मांगती है। वो आदमी कहता है कि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, तुम मेरी गाड़ी में जाके बैठ जाओ। सैरिल उसकी गाड़ी में जाके बैठ के इंतजार करती है और कुछ देर के बाद वो आदमी आ जाता है, लेकिन सैरिल को उस आदमी से डर लग रहा होता है, क्योंकि उसने उसके गाड़ी में एक गन भी देखा हुआ होता है। इसलिए सैरिल उस आदमी से कहती है कि इस हाइकिंग में मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं और वो कुछ देर में इस जगह में पहुंच जाएंगे। और वो आदमी कहता है कि तुम मेरे घर चल सकती हो। हालांकि सैरिल उस आदमी से डर लग रहा होता है, लेकिन उसे भूख बहुत जोर से लगी हुई होती है, लेकिन वो ना चाहते हुए उसके साथ वो चली जाती है। ये आदमी उसे अपना घर ले जाता है। सैरिल को उसकी पत्नी को देख के बहुत ज्यादा राहत मिलती है। यहाँ पे उसकी पत्नी ने खाना बनाया हुआ होता है और उसकी पत्नी ने जैसे ही सैरिल के सामने खाना रखा और सैरिल पागलों की तरह खाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने कई दिनों से बिना पका हुआ खाना खाया होता है। और उसके बाद वो शावर भी लेती है और वो रात को उस घर में गुजारने के बाद सुबह वो आदमी उसके ट्रैक के पास छोड़ देता है। सैरिल अब लगातार अपने रास्ते पे आगे बढ़ती चली जाती है। पूरा दिन सफर करने के बाद वो एक बार फिर से कैंप लगा, लेकिन अब उसके पास स्टोव की सही गैस होती है, जिस गैस को वो जला के अपना खाना बनाती। अगले सुबह वो अपने सफर के लिए निकल जाती। वो जब वो रास्ते में होती है तब उसे इस रेगिस्तान में उसे एक खतरनाक सांप दिखता है, जिसे काटते ही इंसान मारा जाता है। सैरिल उससे डर के वहाँ से भाग जाती है। जब वो रात को कैंप लगाती है तो उसे उस सांप का विजन आता है बार बार। वो कैंप से बाहर आ जाती, तब उसे एहसास होता है कि जंगली जानवर उसके आसपास है जो कि उस पे हमला कर सकते। उसके पास एक सीटी होती है, वो उसे बजाती है और टॉर्च भी जलाती है। सारे जानवर इस जगह से भाग जाते हैं। इसी तरह से वो रात गुजारती है और अगले सुबह फिर से अपना ट्रैक वो शुरू करती है, जहाँ पे वो एक लड़के को देखती जो कि नदी में नहा रहा हो। सैरिल उसके पास जाती है। इस लड़के का नाम ग्रेग होता है। ग्रेग उसे बताता
बताता है कि वो भी हैकिंग पे निकला हुआ है। वो सैरल से कहता है कि कैनेडियन डोज में मिले। उसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। सैरल अकेले ही अपना सफर करती है और उसे आज इस सफर पे पूरे 14 दिन हो चुके हैं। 14 दिनों के बाद वो कैलिफोर्निया पहुंच जाते, जहाँ पे उसे ग्लैक से फिर दोबारा मुलाकात होती है और यहाँ पे बहुत सारे हैकर से वो मिलवाता है और यहाँ पे सैरल के लिए बेस्ट फ्रेंड ने उसका सामान भिजवाया होता है। साथ ही उसके एक्स हस्बैंड का एक लेटर भी होता है जिसमें उसमें लिखा हुआ होता है, मुझे तुम पे गर्व है, तुमने 1000 मील की दूरी तय कर ली। दरअसल अब तक सैरल ने 1000 मील का सफर तय कर लिया होता है। यहाँ पे उसे एक बूढ़े आदमी से मुलाकात होते है जिसका नाम एक्ट है और एक्ट को हैकिंग का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। और जब वो सैरल के बैग को देखता है कि बैग बहुत ज्यादा भारी है, उसमें जरूरत से भी चीजें से ज्यादा सामान है, जिस वजह से सैरल को चलने में दिक्कत होती है, इसलिए वो सैरल के बैग से फालतू चीजें को हटा देता है। उसे बताता है कि उसके शू टाइट है, इसीलिए तुम्हारे पैर पे छाले पड़ गए हैं। उसे एक सैंडल देता है और उसके बाद सैरल अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती, उसे कहती है कि उसके लिए अगले स्टेशन में एक पेयर शू पोस्ट कर दे। अब वो यहाँ से अपना सफर आगे तय करती है और उसे यहाँ पे अब इस बर्फीली पहाड़ से निकलना होगा। अब सैरल पूरी हिम्मत से इस बर्फीले वाले रास्ते से क्रॉस करती है और थक के एक जगह पे बैठ जाती है। उसका एक नेल बहुत ज्यादा दुख रहा होता है। अब उसे उस नेल को निकालना होगा। अगर वो उस नेल को नहीं निकालेगी वो अपने बूट पहन के नहीं चल पाएगी। जब वो अपना नाखून निकाल रही होती है तो उसका जूता नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपना जूता यहाँ पे फेंक देती है और यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। और उसके बाद वो अपना सैंडल को निकालती है जो उस आदमी ने दिया था। वो सैंडल को पहनती और हैकिंग को करना शुरू कर देती और इन पहाड़ी रास्तों में सैंडल पहन के चलना बहुत मुश्किल होता है। और सैरल को यहाँ पे 49 डे हो चुके हैं और वो किसी तरह से इस पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए अपने अगले स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए शू भेजी हुई होती है और वो इन शू की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सैरल एक दिन वो यहाँ पे गुजारती है और यहाँ पे वो वक्त गुजारते हुए उससे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है कि सैरल के पिता एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो अपने परिवार पर खासकर उसकी मॉम पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, इसीलिए सैरल की मॉम ने अपने दोनों बच्चे को यहाँ से निकल गई थी। लेकिन बाद में सैरल की मॉम की कैंसर की वजह से मौत हो जाती है, जिसके बाद सैरल और उसका भाई अनाथ हो जाता है। सैरल अपनी मॉम की मृत्यु के बाद पूरी तरह से भटक गई थी। उसकी शादी भी हो जाती, लेकिन उसकी शादी के बाद भी अपने हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं थी और एक दिन उसका हस्बैंड एक दूसरे आदमी के साथ देख लेता है तो उससे डाइवोर्स लेने का फैसला करता है। इस डाइवोर्स में पूरी गलती सैरल की थी। अब सैरल को अपने सफर में 58 दिन हो चुके, पर एक अच्छी बात होती कि सैरल अब अपना सफर खत्म करने वाली होती है, यानी कि जो वो 1800 मील को तय करना चाहती थी अब वो पूरा होने वाला है। और यहाँ पे सैरल का पानी यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसका बॉडी डिहाइड्रेट होने लगता है और उसे वहाँ पे दूर लोहे का ड्रम दिखता है, जिसे देख के उसे मन में उम्मीद जगता है कि उस ड्रम में पानी होगा। लेकिन वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे ड्रम में पानी नहीं होता है। उसे बहुत निराशा होती है क्योंकि उसे पानी की बहुत जरूरत है। लेकिन सैरल अपनी हिम्मत नहीं हारती, लगातार वो आगे बढ़ते चली जाती। तभी उसे यहाँ पे एक पानी जमा हुआ दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा गंदा होता है। ये पानी जहरीला है, इसे पिया नहीं जाता। सैरल इस सफर में सीख चुकी है कि किस पानी को साफ किया जाता है। वो पानी को 2 बोतल में भर लेती है और उसके अंदर एक गोली डालती है, जिसके बाद पानी फिल्टर हो जाता है। तभी यहाँ पे 2 हंटर आते हैं, सैरल से पानी मांगते हैं। सैरल कहती कि ये पानी पीने लायक नहीं है। ये दोनों के दोनों सैरल से बदतमीजी से बात करते हैं। सैरल को इनके इरादे अच्छे नहीं लगते। वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ से वो निकल जाती। जब ये दोनों हंटर भी यहाँ से निकल जाते, सैरल वापस आती है। दरअसल वो नाइट यहीं पे स्टे करना चाहती है। तभी वो दोनों में से हंटर में से एक हंटर यहाँ पे आ जाता है। तब वो सैरल उन्हें देख के डर जाते। वो सैरल से कहता है कि तुम यहाँ से चली गई थी। सैरल कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया था, इसलिए मैं वापस यहाँ आ गया। उसके बाद वो हंटर यहाँ से निकल जाता है और सैरल भी इस जगह को छोड़ के यहाँ से आगे निकल जाते, क्योंकि उनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे होते। वो लगातार सफर करते रहती है और वो 62 दिन के बाद वो एक शहर पहुँच जाती, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जोनाथन होता है। जोनाथन कहता है क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्सर्ट पे चलोगी? वो हाँ कह देती। वो रात को एक कॉन्सर्ट में जाते हैं। वो इसी रात को फिजिकली बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और वो एक रात को यहाँ पे गुजारने के बाद सैरल अपने आगे के सफर में निकल जाती और उसके आगे यहाँ पे उसे एक हैकिंग का ग्रुप भी मिलता है। दरअसल सैरल ने जितने भी स्टेशन रुकी हुई होती है वहाँ पे उसे हर जगह पे वो अपने नाम के आगे एक पोयम या एक शायरी लिखी हुई होती है, जो कि सबको बहुत पसंद आई हुई होती है। सैरल रात को इसी ग्रुप के साथ गुजारती है। वो
अगली सुबह जब वो आगे जाती वो देखती है कि एक नामा के ऊपर हाइकिंग का सामान लादा हुआ होता है और कुछ ही देर के बाद एक बूढ़ी औरत और उसका ग्रैंडसन उसके साथ है। दरअसल ये दोनों भी एक हाइकिंग के लिए निकले हुए होते हैं। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो सैरल से पूछता है कि वो तुम्हारी मोम वो कहाँ है। वो बताती है कि मेरी मोम इस दुनिया में नहीं है। वो सुन के इस बच्चे को बहुत दुख होता है और वो उसकी मोम की याद पे एक गाना भी गाता है। इसके वर्ड होते हैं रेड रिवर। ये एक फोर्ट सॉन्ग है। वो बच्चा बताता है कि मेरी मोम मेरे लिए ये गाना गाया करती थी। वो उसके बाद कुछ देर के बाद वो बच्चा और उसकी ग्रैंड मदर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सैरल अपनी मॉम को बहुत याद करती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैरल को अपने 94 डे हो चुके हैं। आज वो पूरे 94 दिन के बाद ब्रिज ऑफ गॉड तक पहुंच गए। दरअसल ये वो ब्रिज है जहाँ पे उसे अपना सफर खत्म करना होता है। वो यहाँ पे पहुँच के एक राहत की सांस आती है। उसे वो अपना पल याद आता है जब उसने अपना सफर शुरू किया था, जहाँ पे वो ये सोच रहे थे कि उसे यहाँ से लौट जाना चाहिए। अगर वो यहाँ से वापस लौट जाते तो ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। और इस तरह से सैरल अपने पूरे सफर को पूरा करती है और वो इस सफर के बाद एक नई इंसान बन चुकी होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।